नमस्ते दोस्तों, आशा की बैठकी में आज सुनिए लोकप्रिय कहानीकार दीप्ति मित्तल जी की एक खूबसूरत और भावपूर्ण कहानी दीपू की दुल्हनिया। अब सुनिए कहानी आशा की जुबानी। सुबह की सैर से लौटकर भी दीपू के दादा घर में उसी मुस्तैदी से घूम रहे थे जैसे अभी भी जॉगर्स पार्क के रास्ते नाप रहे हों। कैसे निकम्मे लोग हैं इस घर के, अभी तक सो रहे हैं। कितना ज़रूरी दिन है आज का। दीपू का इंजीनियरिंग का रिजल्ट आना है, फिर भी किसी को कोई परवाह ही नहीं है। कैसे देखूं, किसे बुलाऊं? हमारा ज़माना होता तो कब का देख लिया होता। सारे रिजल्ट अखबार में आ जाया करते थे, अब तो जो देखो इंटरनेट पर ही मिलता है। और यह तो हमारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। दादाजी तेजी से चहलकदमी करते करते दिवंगत दादी के फोटो के आगे रुक गए। वह फोटो से ही आंखें चौड़ी करके गुस्सिया रही थी। कितनी बार कहा तुमसे, कुछ और सीखो ना सीखो, इस मुँहे इंटरनेट को चलाना ज़रूर सीख लो। तुम्हारा बुढ़ापा सुधर जाएगा, वरना बात बात पर बच्चों का मुंह ताकोगे। मगर तुमने मेरी एक ना सुनी है। मैं तो हमेशा से तुम्हारे लिए घर की मुर्गी दाल बराबर रही, अब भुगतो। अरे चुप हो जा भगवान, मरकर भी पीछा नहीं छोड़ती, दादा बुदबुदाए। फोटो के बाजू में लगी घड़ी पर नज़र डाली। वहाँ 7 बज चुके थे। सब्र की सीमा ऐसे पार हुई जा रही थी जैसे मुट्ठी से फिसलती रेत। जब सारी रेत फिसल गई तो वे एक ही काम कर सकते थे और वही किया। चिल्लाकर भड़कने लगे, अरे निकम्मो, आलसियो, अभी तक घोड़े बेचकर सो रहे हो। दीपू का इंजीनियरिंग का रिजल्ट आ गया होगा, मुझे कोई देखकर बताओ तो कि पास हुआ कि फेल। उनकी चीख पुकार सुनकर दीपू के मम्मी पापा, छुटके भाई बहन, ताऊ जी, ताई जी, उनके 3 बच्चे सभी अधखुली नींद में गिरते पड़ते उबासियाँ लेते बैठक में आकर जमा हो गए। दीपू ने गफलत में ही लैपटॉप ऑन किया, मगर रिजल्ट वाली वेबसाइट अभी डाउन थी। क्या दादू, इतनी जल्दी बेकार में उठा दिया? अभी तो रिजल्ट वाली वेबसाइट भी बड़ी सो रही है। यह सुनते ही सभी बड़बड़ाते हुए वापस अंदर सोने जाने लगे। यह देख दादाजी फिर चिल्लाए, कैसे नामाकुल हो सबके सब। बच्चे के भविष्य की जरा भी चिंता नहीं। अरे रिजल्ट आने में अगर टाइम है तो उतनी देर बैठकर भगवान से प्रार्थना तो कर सकते हो। वैसे भी अब तो बस उसी का सहारा है, इस निकम्मे से तो कुछ होने वाला ही नहीं। वे दीपू को घूरते हुए बोले तो बेचारा नर्वस आ गया। निकम्मा काहे कर रहे हैं पिताजी? बहुत मेहनत की है बच्चे ने, किताबी कीड़ा बनकर कितनी रातें काली की है इसने। दीपू की माँ सुमन देवी ने विरोध के सुर बुलंद किए। सच, माँ का दिल माँ का ही होता है। खुद चाहे अपनी औलादों को जरा जरा सी बात पर चप्पल झाड़ू थपकी से कूट ले, मगर किसी और के कहे 2 शब्द बर्दाश्त नहीं होते। रहने दे बहू, जब पेपर देकर बाहर निकला था तो चुज्जा सा मुँह लटका हुआ था इसका। दादाजी के रिजल्ट ना देख पाने की बेचैनी अब निराशा के पहाड़ चढ़ने लगे। दादाजी यानी दीनदयाल शर्मा का बस यही एक ही सपना था। उनके 2 बेटों, 3 बेटियों और 13 नाती पोतों के खानदान में कोई एक तो ऐसा चश्म और चिराग पैदा हो जाए जो इंजीनियर बने और उनकी नाक ऊंची कर सके, वरना एक परचून की दुकान में कितने घर वालों को खपा सकते हैं। पिछले बरस तक उन्होंने अपने सबसे बड़े पोते यानी दीपू के ताऊ जी के बेटे टीटू से बड़ी उम्मीदें थीं। 3 साल तक शहर के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजा, लाखों रुपये खर्च किए, मगर मजाल थी कि पहला राउंड भी क्लियर किया हो इसने। फिर उन्होंने टीटू से हाथ जोड़कर सारा फोकस छोटे दीपू पर लगा दिया और उसकी कोचिंग शुरू करा दी। दीपू यानी कुल दीपक शर्मा, नाक की सीध में चलने वाला बच्चा, घर वालों का कहा मानने वाला संस्कारी लड़का, पढ़ता भी खूब था। जब जब दादाजी उसको कॉपी किताबों में घुसा देखते फूल कर कुप्पा हो जाते।
खैर, दादाजी ने घर में फरमान जारी कर दिया कि जब तक रिजल्ट पता नहीं चलता तब तक सब नहा धोकर मंदिर में बैठ दीपू के लिए प्रार्थना करेंगे। पूजा प्रार्थना के कार्यक्रम से निपट और फिर लैपटॉप की आरती उतार इंटरनेट पर दोबारा रिजल्ट देखा गया तो सिवाय दीपू के ताई जी के सभी खुशी से उछल पड़े। उसके बाद तो जैसे दीपू पास हो गया के नारे से पूरा मोहल्ला गूंज उठा। मुझे तो शुरू से ही मालूम था मेरे 13 नाती पोतों में बस यही एक इकलौता कुलदीपक है जो मेरा नाम रोशन करेगा। दादाजी भाव विभोर हुए बैठे थे। यह सुनकर सुमन देवी ने बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें घूरा। माना वह ससुर थे, पिता समान, मगर कहा ना, माँ तो माँ होती है। खुद चाहे अपने बच्चों को दुनिया भर के जानवरों के नाम से नवाज दे, मगर कोई और चूजा कह दे तो जरा भी बर्दाश्त नहीं होता। घर में ऐसा माहौल था जैसे दीपू कोई जंग जीत आया हो। उसका यह कारनामा जंगल में आग की तरह पूरे कस्बे में फैल गया और लोग मुंह पर मुस्कान लिए बधाई देने पहुंचने लगे। पड़ोस के श्यामलाल जी बधाई देकर निकले ही थे कि दादाजी भुनभुना उठे, गुड़ पका नहीं और देखो मक्खियाँ भिनभिनाने लगी। इस मुहावरे का प्रयोग, वाक्य प्रयोग किस संदर्भ में किया गया, यह दीपू के पिताजी के सिर के ऊपर से निकल गया। पूछने पर दादाजी बोले, देखता नहीं, पहले तो यह श्यामलाल सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, देखते ही मुंह फेर लिया करता था, और मेरे पोते का इंजीनियरिंग में नाम आते ही देखो कितनी चुकनी चुपड़ी बात जुबान लेकर बधाई देने आ गया। क्या मैं जानता नहीं आज इसने रंग क्यों बदला? अपनी बड़ी लड़की के लिए अभी से नज़र डाल ली है हमारे पप्पू पर, दीपू पर। दान दहेज की औकात नहीं, सपने देखने चला है इंजीनियर दामाद के। हाँ, एक छोटी सी बधाई के पीछे इतना बड़ा राज छिपा था, दीपू के पिता सोच भी नहीं सकते थे। समय अपनी चाल से चलते हुए उस मुकाम पर पहुंच गया जहां दीपू पर इंजीनियर होने का फुल एंड फाइनल लेवल चिपक गया। उसका रुतबा बढ़ा हो चाहे ना बढ़ा हो, मगर उसके घर वालों के पैर जमीन पर टिकाए नहीं टिकते थे। और टिके भी क्यों भला? हिंदुस्तान में कुंवारा लड़का, वह भी इंजीनियर, अपने माँ बाप के लिए ब्लैंक चेक से कम नहीं होता। सो दीपू के घर वाले भी अपने ब्लैंक चेक के तैयार होने पर बेसब्री से इंतज़ार करने लगे। दीपू के लिए पहले से ही अच्छे रिश्ते आने लगे थे और नौकरी लगते ही तो उसके लिए रिश्तों की बरसात होने लगी। घर वालों को डर था कहीं दीपू भी आजकल के लड़कों की तरह खुद से नैन मटक्का करके बहू ले आया तो उनकी सारी आशाओं पर पानी फिर जाएगा। जिस मूछ को दादाजी सुबह शाम ताव देते हैं वह मुरझाए सूरजमुखी जैसी झुक जाएगी। अतः घर के बड़े बुजुर्गों ने उसके लिए जल्द से जल्द सुयोग्य कन्या खोजने की ठान ली। मगर इतना अहम फैसला करीबी रिश्तेदारों के बगैर कैसे पूरा होता? बाद में सब सुनी गिनाई ना करते कि बहू पसंद कर ली और हमें पूछा तक नहीं। अतः दीपू के कमली फुआ, फूफा, मामा, मामी, मौसा, मौसी आदि सभी को इस मुद्दे पर विचार विमर्श करने हेतु इकट्ठा कर लिया गया। अखबारों और इंटरनेट की मैट्रिमोनियल सेवाओं का सहारा लेकर दीपू के लिए सुटेबल मैच खोज शुरू हो गई और जल्द ही घर पर बायोडाटा और फोटो का ढेर लग गया। सबकी छानबीन शुरू होने लगी। किसी प्रपोजल में कोई कमी रह जाती, किसी में कोई। अगर कोई फ़ोटो सबको पसंद भी आ जाता तो कमली बुआ बायोडाटा में कोई ना कोई कमी निकाल कर मुँह बिचका देती। अरे यह तो अकेली लड़की है। इसके बाद इसके माँ बाप बाद में दीपू को घर जमाई बना लेंगे और तुम लोग हाथ मलते रह जाओगे। या फिर इसके शौक तो देखो, बैडमिंटन, साइकिलिंग, मूवी, यह तो बाहर ही उड़ी फिरेगी, भाभी रोटियां पकाती रह जाएंगी। इन सब कटाई छटाई के बीच दीपू अकेला एक कोने में आंखें बंद कर बैठे हुए, कानों में हेडफोन लगाकर रोमांटिक गाने सुनते हुए
अपनी भावी जीवन संगिनी के सपने ले रहा था। उसे अपने घर वालों पर पूरा विश्वास था कि वे उसके लिए वैसे ही दुल्हनियाँ लाएंगे जैसे इस वक्त उसके ख्यालों में आ रही है। पूरा दिन निकल गया मगर किसी एक बायोडाटा पर भी आम सहमति ना बन सकी। सुटेबल मैच का सिलेक्शन ना हुआ, मानो देश का इलेक्शन हो गया। सबके सब एक ही दिन में पस्त हो गए। भाई साहब, इस तरह तो हो चुका बहू का चुनाव। क्यों ना हम ऐसा करें कि हम सब मिलकर बहू के गुणों की एक लिस्ट तैयार करें। इसमें सभी की तरफ से ऐसे पॉइंट दर्ज किया जाए जो हमें इस दीपू की दुल्हन में चाहिए। फिर उन्हीं के आधार पर आगे की कार्यवाही तय की जाए। फूफा जी का यह प्रस्ताव भरी सभा में बहुमत से पारित कर दिया गया। दीपू की बहन हाथ में कागज और कलम लेकर बैठी तो लिस्ट में सबसे पहला पॉइंट कमली बुआ ने दर्ज कराया। और कुछ हो ना हो मगर लड़की की जन्म पत्री दीपू से ज़रूर मिलनी चाहिए। 36 में से कम 35 गुण तो मिलना ज़रूरी है, तभी मैं रिश्ते की हाँ करूँगी, वरना नहीं। दीपू के ताई जी ने अगला पॉइंट दर्ज कराया। बहू तो ऐसी हो जहाँ बैठे उजाला कर दे। तीखे नैनाक्स, पतली दुबली काया, हंसे तो मोती झड़े। वो क्या कहते हैं, एक्सप्रेशनली ब्यूटीफुल। उनकी खुद की हंसी तो ऐसी है जिसे सुनकर गली के कुत्ते अपना राग छेड़ दे, मगर बहू चाहिए मोती झाड़ती। हाँ, ताऊ जी ने मन ही मन खुन्नस निकाली। बहू को घर के कामकाज भी तो आने चाहिए, मसलन रसोई, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई वगैरह वगैरह। आखिर आगे गृहस्थी उसे ही तो चलानी है। दीपू की माँ सुमन देवी ने अपने फायदे की बात उठाई। जो भी हो, लड़की घर के काम के साथ साथ पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए। वह क्या कहते हैं, प्रोफेशनली क्वालिफाइड। आजकल तो ऐसी बहुओं का ही ज़माना है जिससे जब चाहो नौकरी करवाओ, जब चाहो चूल्हे में लगाओ। मौसी ने भी अपनी बात रखी। अरे मैं कहता हूँ, खाली लड़की के गुण लिखने से काम नहीं चलेगा। उसका घर बार, खानदान, स्टेटस भी तो देखना पड़ेगा। आखिर दीपू इंजीनियर है, कोई मजाक नहीं। दीपू के शामली वाले मामा जी ने, जो इस उम्मीद में थे कि शादी में लड़की के घर से एक अदद सफारी सूट पीस मिलेगा, अपनी बात रखी। देर रात हो गई मगर लिस्ट पूरी ना हुई। जितने लोग उतनी ख्वाहिशें निकल कर आ रही थीं। पेपर भर चुका था मगर बहू के गुण थे कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस महामंथन में सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सिवाय दीपू के। उसको इस मीटिंग से दूर रखा गया। वैसे भी जब घर में फैसला करने वाले इतने बड़े बुजुर्ग मौजूद हों तो उसके वहाँ होने की क्या ज़रूरत, ऐसा उसके घर वालों का कहना था। सबकी सलाह मशवरे से छाटे गए रिश्तों में से एक लड़की से दीपू की मुलाकात कराने का प्रोग्राम तय कर लिया गया। अगले 10-15-20 रिश्तेदारों का जत्था लड़की के घर की ओर रवाना हो गया। बस एक दादाजी ही थे जो खराब तबीयत के चलते इस जत्थे में शामिल ना हो सके और उन्हें इस बात का बेहद अफसोस था। लड़की बेहद खूबसूरत थी। दीपू को तो देखते ही भाग गई थी। वह मन ही मन उस मोहिनी सूरत के साथ जीवन बसर करने के सपने भी देखने लगा था। आव भगत भी खूब हुई। रिश्ता तय होने ही जा रहा था कि मौसी जी यूं ही पूछ बैठी, कितनी पढ़ी हो? जी एमए किया है, लड़की ने जवाब दिया। बस एमए? कुछ एमबीए, बीबीए, एमसीटी वगैरह नहीं किया? आजकल तो जिस लड़की को देखो उसके नाम के आगे तीन अल्फ़ाबेट का पुछल्ला ज़रूर लगा होता है। तुमने क्यों नहीं लगाया? और बस इतनी सी बात पर बात बनते बनते रह गई। सबके घर लौटते ही दादाजी आंखों देखा हाल सुनने को मचल उठे। क्या हुआ, कैसा रहा, बात बनी कि नहीं बनी? उन्होंने सवालों की फुलझड़ियाँ सुलगा दी। सब बहुत बढ़िया था पिताजी।
पिस्ते वाली नमकीन का तो जवाब ही नहीं था। रसगुल्ले भी कितने अच्छे बने थे। मामा जी ने चटखाई लेते हुए बोले। समोसा भी बढ़िया था, बस चटनी में तीखा ज़रा कम था। फूफा जी ने कमियां निकालने की आदत यहाँ भी नहीं छोड़ी। दीदी, आपने लड़की की माँ की साड़ी देखी? उस पर वह कलर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था। हाँ, अगर आप पहनती तो खूब फबती। मौसी ने अपनी राय रखी। मुफ्त की दावत और जी हुजूरी के मज़े लेकर सबकी आत्मा भीतर तक प्रसन्न थी। बस दीपू ही था जिसका मन बहुत भारी था। वैसे तो 3 अल्फ़ाबेट के पुछल्ले के सिवाय लड़की में कोई कमी नहीं थी, मगर सबसे पहले रिश्ते को हाँ कहने का अर्थ था आगे मिल सकने वाली ऐसी तमाम दावतों को ठोकर मार देना, और इतना बड़ा त्याग करने को परिवार का कोई सदस्य तैयार न था। अभी पहली बार में कैसे हाँ कर दे, 2-4 जगह बात करके ही तो कुछ फाइनल करेंगे, कहकर बात टाल दी गई। अगले इतवार पूरा जत्था दोबारा एक सुयोग्य कन्या से मिलने जा पहुंचा। पिछली बार की मिठाई नमकीन की तारीफ़ें सुनकर इस बार दादाजी बीमारी के बावजूद खुद को रोक न सके और जत्थे में शामिल हो गए। वह चले तो दिवंगत दादी ने फ़ोटो से ही आगाह किया, ज़्यादा मीठे पर हाथ साफ मत करियो, शुगर बढ़ जाएगी। कहीं ऐसा ना हो मेरे पास वाली जगह तुम्हारा भी हार चढ़ी फ़ोटो टंग जाए। रोक दिया, टोक दिया कमबख्त ने। हार चढ़े या अगरबत्ती जले, आज तो जी भर कर खा कर आऊँगा। दादाजी ने जान पर खेलने का पक्का इरादा कर घर से निकल पड़े। यह लड़की हर तरह से परफेक्ट थी। उसके नाम के आगे 3 अल्फ़ाबेट MBA का पुछल्ला भी लगा था। उसे देखकर दीपू के मन के तार दोबारा झंझना उठे और वह पिछली बात का गम भूल सोचने लगा। ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। लड़का लड़की एक दूसरे को देख मंद मुस्कुरा रहे थे। आंखों से आंखों के पैगाम पढ़े जा रहे थे, मगर तभी बुआ ने बाजी मार दी। बेटी, पढ़ी लिखी हो तो हो, मगर खाना भी बना लेती हो? जी, लड़की ने बड़े आत्मविश्वास से जवाब दिया। तब लड्डू, गुजिया, नान, खटाई वगैरह तो बना लेती होगी। यह बताओ कि अचार कितने तरह का डाल लेती हो? सवाल सुनते ही लड़की के चेहरे का रंग ऐसे उड़ा जैसे धूप में सूखा अचार। एक्सक्यूज मी, कहकर वह ऐसे अंदर भाग गई कि फिर बाहर नहीं लौटी। एक बार फिर दीपू का दिल चकनाचूर हो गया। इसी तरह तीसरी, चौथी, 5वीं ना जाने कितनी लड़कियों से परिवार वालों ने अब उसकी मुलाकातें करा दी। हर बार दिल में ट्यूबलाइट जली, मगर उतनी ही तेजी से घर वालों की मेहरबानी से शॉर्ट सर्किट भी हो गया। देखते ही देखते 8 साल निकल गए, मगर दीपू को उसकी दुल्हनिया ना मिली। अब भोले से ही कोई इक्का दुक्का रिश्ता आता था जो किसी न किसी कारण से खाली हाथ लौट जाता। बढ़ती उम्र के साथ साथ दीपू को कुंवारा रहने का गम धून की तरह खाया जा रहा था। जो चांद बादलों में छिप अटखेलियाँ करता था, वह धीरे धीरे दीपू के सिर पर उतरने लगा। मगर घर वालों को इस बात की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वह इंजीनियर जो था, इसलिए साहब अपनी बनाई लिस्ट में कोई बदलाव करने को तैयार न थे। आज इतवार था। एक बार फिर दीपू के लिए सुटेबल मैच की तलाश में घर में सारे रिश्तेदार जुड़ चुके थे। एक और दावत के अरमान ले सबके चेहरे खिले पड़े थे, मगर दीपू का कोई अता पता नहीं था। सब जगह खोज हुई, मगर वह कहीं नहीं मिला। सुबह का घर से निकला तो सांझ को ही घर लौटा, और वह भी अकेले नहीं, साथ में एक सजी धजी दुल्हनिया थी, दीपू की दुल्हनिया। घर वालों के तोते उड़ गए। दीपू पर गालियों की बौछार होने लगी। अरे बेशर्म, खुद ब्याह कराया, नाक कटा दी बिरादरी में। ना जाने कौन है, किस खानदान की है, कहाँ मिली, इसी ने फंसाया होगा हमारे दीपू को।
नहीं तो हमारा दीपू तो गऊ है, गऊ। दुल्हनिया का एक भी गुण घर वालों के लिस्ट में दर्ज नहीं था। कद और शारीरिक गठन दीपू से 21 था, नैन नक्श 19। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और खाने में ब्रेड ऑमलेट बना लेती थी। कुंडली कितनी मिलती थी पता नहीं, मगर जैसी भी थी दीपू को पसंद थी। वह गालियाँ खाकर भी मुस्कुरा रहा था। चेहरे से कुंवारा रहने की पीड़ा गायब हो चुकी थी। जुबान चुप थी मगर आंखें कह रही थी, तुम लोगों पर भरोसा कर कितनी लड़कियां हाथ से जाती रही। तुम्हारे चक्कर में रहता तो यह भी चली जाती। जो है जैसी है मेरी दुल्हनिया है और मुझे पसंद है। उस दिन घर में भले देर तलक कोहराम मचा था। सबके चेहरे उतरे पड़े थे, मगर हार चढ़े फोटो से दादी मुस्कुराती हुई अपने लाडले पोते और उसकी दुल्हनिया को की बलैयाँ ले रही थी। इतिश्री। कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली खूबसूरत कहानियों को आसानी से सुन सकें। लाइक अवश्य करें और शेयर अधिक से अधिक करें। धन्यवाद।